वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अब आप बताइए 14 सीटों पर क्या चला, क्या नहीं चला, कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है? देखिए, एक तो मतदान का प्रतिशत ऊपर उठाने की काफी कोशिश हुई इन 14 सीटों पर, और बाराबंकी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जो 6 बजे तक की स्थिति है 67% के ऊपर। हो सकता है कि ये 70 के आसपास पहुंच जाए, अभी जो एग्जैक्ट आए अगर पोलिंग का ये स्थिति। लेकिन लखनऊ में भी इस बार 53% के लगभग मतदान पहुंचा है 6 बजे तक का। अब लखनऊ जो गढ़ रही है बीजेपी की, इस पर तो लोगों को परिणाम के बारे में पहले से कोई शंका नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर माथापच्ची नहीं है। लेकिन 14 सीटों में 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुत खुल के बात हो रही है। एक है कौशाम्बी की और दूसरी है बाराबंकी की। ये दोनों रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, और इन दोनों पर गठबंधन जो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का है, इसने बीजेपी को काफी हद तक छकाया है और काफी ज्यादा इस पर वो तगड़े से लड़ा है। रायबरेली अमेठी में एक बार फिर से देखिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार की प्रतिष्ठा है, वहां पर उनका अपना हिसाब किताब चलेगा। लेकिन वहां पर यह पता लगा कि रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी के भाई बस्ते लेके भाग जा रहे थे, कांग्रेस का कई जगह से गाड़ी में उठा के बस्ता लेके भाग गए। अब वोट तो देखिए लाखों में पड़ता है, छोटी मोटी चीजें कोशिशों से क्या होता है। लेकिन जब गुजरा गवाही और लौटा बाराती, चुनाव खत्म, मतदान आज के बाद वही हाल हो जाएगा। इन लोगों का कौन पूछता है किसको। लेकिन ये जो हालात हैं ब्रजेश जी, ये साफ दिखाता है कि बुंदेलखंड में जो जितनी सीटें हैं उस पर भाजपा भारी पड़ रही है अपने विपक्षियों पर। बुंदेलखंड में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और 14 सीटों में से जब एक सीट खाली कांग्रेस के पास थी रायबरेली की, 13 तो भाजपा के पास थी। और जो इस बार के हालात हैं, अगर उसमें 400 जो पार का नारा है, वो तो तभी सार्थक होगा जब 14 बीजेपी जीते, जैसा कि हीरो वाजपेयी जी ने कहा। लेकिन अगर 14 में 3-4 भी फंस गई तो फिर वो भाजपा के लिए तो नुकसानदायक है। ये तो उनको देखना होगा। एक चीज और आप देख सकते हैं इस चुनाव में कि मोदी की सरकार 10 साल से चल रही है। जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, उन बीजेपी के बजाय सहयोगी दल सबसे ज्यादा फायदा तो अपने परिवार के लिए हमेशा लेते रहे। उसको भी जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात गई। दूसरा ये है कि अनुप्रिया पटेल ने जो राजा भैया के लिए प्रतापगढ़ में बोला, उससे एक स्वाभाविक रूप से जनसत्ता दल का जो वोटर था उसका गुस्सा उसको हुआ और उसका नुकसान भाजपा को हुआ। क्षत्रिय समाज में भी अनुप्रिया पटेल के इस बयान को अच्छा नहीं माना गया है, और इसकी नाराजगी उनको आने वाले प्रतापगढ़ के चुनाव में भी झेलनी पड़ सकती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनुप्रिया पटेल ने भाजपा का कोई नफा नहीं किया, नुकसान ज्यादा कर दिया। अब जब आती है बात गरीबी के मुद्दे की, अब आती है बात कि प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था और हुआ। देखिए, जब बीजेपी ने सारे कैंडिडेट रिपीट कर दिए लगभग, तब ये बात आई कि भाजपा से नहीं, प्रत्याशियों से कुछ लोगों में नाराजगी है, और उस नाराजगी के नाते 5-7% वोट भाजपा को नुकसान हो सकता है। और वो एक बड़ा कारण इस चुनाव में, इस मतदान में आप देख सकते हैं। वैसे जो तहसील और थानों की स्थिति है, अफसरों की मनमानी है भाजपा की सरकार में, वो कार्यकर्ताओं को तकलीफ देती है। उसके बावजूद भी लोग वोट देने के लिए निकले। लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद थी कि जो राम मंदिर से लेके जो जन कल्याणकारी तमाम सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला जैसी स्कीम है, सम्मान निधि है, इन सब चीजों पर, महिला उत्पीड़न का जो मामला है, इन पर वो चुनाव जीत लेगी। लेकिन इतना कड़ा मुकाबला हो जाएगा, ये उसको उम्मीद नहीं थी। वैसे थोड़ा सीटवार बताइए, मोहनलालगंज को में कैसा रहा कौशल किशोर और आर के चौधरी के बीच? ब्रजेश जी देखिए,
आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से कई बार विधायक रहे हैं, सुरक्षित सीट यह भी है और यहाँ पर वो अच्छा लड़े हैं। लेकिन सरोजनी नगर का जो इलाका है जिसमें बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलती दिखाई पड़ी है, इसके अलावा मोहनलालगंज में वहां से उनकी पत्नी सांसद हैं, तो कौशल किशोर के मामले को आप 50-50 के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा बाराबंकी चलिए। इतना बम्पर वोटिंग कैसे हो गई? 70% पहुंच रही है। में तो जो एक कहा जाए कि बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है और भाजपा बहुत मुश्किल में है, ये बात साफ है बाराबंकी की सीट पर। बाकी आप झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये आप मान सकते हैं कि सब भाजपा बढ़त की ओर है। वहां पर कौशाम्बी में मैंने बताया कि प्रत्याशी का इतना विरोध और राजा भैया ने साफ कहा एंटी इनकम्बेंसी है, प्रत्याशी की है, पार्टी की नहीं है। तो और अनुप्रिया पटेल के बयान से भी बड़ा नुकसान हुआ है वहां भाजपा को। अब अयोध्या, जिसको फैजाबाद कहते थे, कैसरगंज, गोंडा, ये सीटें हैं। अब इन सीटों पे कोई चमत्कार हो जाए तो भले गठबंधन जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का है वो कोई सीट जीते, अन्यथा अब राम मंदिर बनवा के भी बीजेपी अयोध्या में न जीत पाए तो कब जीते? अब तो यही जनवरी में उद्घाटन हुआ था, तो बचा क्या? तो इतने में तो जीत जाना चाहिए। रायबरेली और फतेहपुर, गंगा के एक पार्ट इधर एक इधर। ब्रजेश जी, फतेहपुर में लड़ाई अच्छी हुई है। जब नरेश उत्तम पटेल ने नामांकन किया था तब लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वहां इंडिया गठबंधन इतना मजबूत लड़ पाएगा, लेकिन अभी भी वहां पर आप ये खुल के नहीं कह सकते फतेहपुर में जो है इंडिया गठबंधन का अपर हैंड है। कोई लड़ाई है और अच्छी लड़ाई है। रायबरेली क्या पाते हैं आप? देखिए, रायबरेली में गांधी परिवार को काफी सम्मान दिया है लोगों ने, मतदाताओं ने, और जितनी भी रिपोर्ट आई है वहां पर जातीय आधार को से ऊपर उठकर जाति की स्थितियों से लोगों ने राहुल गांधी को एक मौका देने का शायद मन बनाया है। अब ये तो परिणाम बताएंगे। और दिनेश सिंह तो देखिए वो प्रत्याशी हैं लेकिन वो मंत्री भी हैं, तो मंत्री अब पार्टी ने कहा तो लड़े तो है ही है, पिछला चुनाव भी लड़े थे, तो अब रिजल्ट तो उनके आएगा, लेकिन लड़ाई वहां पर तो राहुल गांधी बनाम है जो कुछ है, ये बात तो लोगों को पता चलना चाहिए। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी ब्रजेश जी, जिस दौर में ये चीजें चल रही हैं वहां पर बहुत कहना कठिन है कि कौन कितनी सीट जीत रहा है, लेकिन 10 साल की मोदी की सरकार के बाद ये एक पहला ऐसा मौका आया है कि मायावती और अखिलेश का भी गठबंधन हुआ, लेकिन तब पुलवामा की घटना हुई और सेंटीमेंट बहुत हावी थे, मोदी की लहर और तूफान थी। इस बार चुनाव बहुत बारीक है, लोग बोलने को तैयार नहीं है, चुपचाप वोट डाल रहे हैं। शायद लोग दबाव में हैं या डरते हैं या सोशल मीडिया का इतना जोर है कि एक्सपोज हो जाएंगे, बाद में उनको परिणाम भुगतना पड़े, तो शायद इतने लोग अब होशियार हो गए हैं कि वो पहले कुछ बोल नहीं रहे हैं, खुलते नहीं है। तो ये राजनीतिक दलों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है। जी, बहरहाल हमारे देश में नेता चाहे जितने अच्छे काम कर लें, सियासत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन सम्मान लोगों को मरने के बाद मिलता है। जीते जी तो महापुरुषों तक की आलोचना हुई है। तो सुनिएगा कि जो लोग बहुत बुलंदी पर होते हैं उनके सामने परेशानियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि मैं खुल के हंस रहा हूं फकीर होते हुए, और वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। और यहाँ पर इज्जतें मरने के बाद मिलती हैं, मैं सीढ़ियों पे पड़ा हूँ कबीर होते हुए, और जिसे भी चाहिए मुझसे दुआएं ले जाए, मैं लुटा रहा हूँ दौलत फकीर होते हुए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता